हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है स्टेट के रिगार्डिंग। उसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया हुआ था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है। अब उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने क्वेश्चंस थे वो हमने किए। ठीक है जी। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हमने किए। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो किसके ऊपर रहने वाली है? गैमेटोजेनेसिस के ऊपर। अब गैमेटोजेनेसिस एक्चुअल में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है जी, राइट। अब हमें क्या करना है? देखो, आपने होपफुली कि पीछे वाली वीडियोस को देख लिया होगा। अभी जो वीडियो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो गैमेटोजेनेसिस। यानी अभी जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो सारे एक ही टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं। वो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस की बात हो, चाहे वो फिर ooजेनेसिस की बात हो। अब स्पर्मेटोजेनेसिस अगर मैं बात करूँ, वो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस किसके अंदर होगा? मेल्स के अंदर होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और ooजेनेसिस जो होगा वो किसके अंदर होगा? वो ओवा फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, या ओवम फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? ooजेनेसिस वो किसके अंदर होगा बच्चे? फीमेल के अंदर, राइट। ये मेल का साइन है, ये फीमेल का साइन है। अब हमसे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछे गए हैं, वो हमें डिस्कस करना है। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है जी। देखो जी, इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स एट। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, देखो यही फर्स्ट क्वेश्चन ही किससे आया? स्पर्मेटोजेनेसिस से आ गया। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। हमने ये चीज़ डिस्कस की है। अब हमसे ये पूछा गया है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस आकर होता है वो फीटल स्टेज में होता है, या एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, या पबर्टी में होता है, या फिर बोथ फीटल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेजेस दोनों में होता है। तो जो मेल्स के अंदर होता है बच्चे, वो पबर्टी के टाइम पे क्या होता है? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट होती है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईच स्पर्मेटोगोनियम इज। अब आपसे एक स्पर्म पूछा गया है, ठीक है। अब उस स्पर्म के अंदर, ठीक है, अगर मैं यहाँ एक गंदा सा स्ट्रक्चर बना भी लूँ, उस स्पर्म के अंदर क्या कंटेंट है वो हमसे पूछा गया है जी। ठीक है। अब उसमें सबसे पहला क्या है? एनहप्लॉइड विद 26 क्रोमोसोम, डिप्लॉइड विद 44 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड विद 46 क्रोमोसोम्स, डिप्लॉइड विद 40 क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। अब एक बात बताइए मुझे, स्पर्मेटोगोनियम क्या है? डिप्लॉइड होता है। क्या होता है बच्चे? डिप्लॉइड होता है। और डिप्लॉइड है तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? 46। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट डिवीजन एंड फॉर्म्स। अब इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होती है जी सेकंड मियोटिक डिवीजन। इस तरीके से क्या होता है? हमारी एक फॉर्मेशन होती है स्पर्म्स की। अब हमसे पूछा गया है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पहली मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेता है और क्या बनाता है? अब ऑप्शन है हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, डिप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? डिप्लॉइड टर्सरी स्पर्मेटोसाइट। ये हमसे पूछा गया है जी। ठीक है। तो वो बेसिकली क्या बनाता है बच्चे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर आपको एक टेबल मिलेगी, और वहाँ पे क्लियर मेंशन है। वहाँ आप स्पर्मेटोसाइट जहाँ देखेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वो कैसा नेचर का होगा बच्चे? वो हैप्लॉइड होगा। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड। क्लियर। तो आंसर यहाँ से जो निकल के आया वो क्या है हमारा? हैप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड विद देयर क्रोमोसोम्स आर। नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस्ड विद देयर क्रोमोसोम्स आर। कितना नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे और कितने क्रोमोसोम होंगे, वो हमसे पूछा गया है जी। ठीक है। अब देखो फिर, अब वो अगर मैं बात करूं, एक बार में कितने स्पर्म प्रोड्यूस होंगे? स्पर्म प्रोड्यूस होंगे जी 4। कितने होंगे? 4। अब ऑप्शन क्या है? 4 4 6 6। तो 6 6 को मैं रिमूव कर सकता हूँ। अब 4 में भी दो ऑप्शन है, एक हैप्लॉइड और एक डिप्लॉइड।
अब जब हैप्लॉइड की हम बात करते हैं तो हैप्लॉइड एक्चुअल में होता क्या है? हैप्लॉइड का मतलब ये है कि वहाँ पे एक ही कॉपी प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम की। और डिप्लॉइड का मतलब क्या है? वहाँ पे वो पेयर के अंदर प्रेजेंट है, यानी उसकी 2 कॉपीज प्रेजेंट है। तो जो स्पर्म होते हैं वो बेसिकली किस नेचर के होते हैं? वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो आंसर जो यहाँ निकल के आएगा 4 स्पर्म प्लस वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्टिमुलेटेड बाय, उसको स्टिमुलेशन का काम कौन सा हार्मोन करता है? ये हमसे पूछा गया जी। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट का काम करना या स्टिमुलेट करना किसका काम है? एंड्रोजन्स का है, एलएच हार्मोन का है, जीएनआरएच का है या एफएसएच का है? ठीक है, अब जीएनआरएच क्या होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और अगर मैं बात करूं एफएसएच की, तो वो एफएसएच क्या होता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, राइट। अब हमें ये बताना है जी कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, कौन इनको स्टिमुलेट कर रहा है। तो एंड्रोजन जो होता है वो क्या करता है? वो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द होल बॉडी ऑफ स्पर्म इज इन्वेलप्ड बाय, अब देखो पूरी बॉडी के ऊपर किस चीज़ की लेयर होती है? पहली सेल की होती है, सेल की होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है, सेलुलोज की होती है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया जी। तो बेसिकली क्या होता है? उसके बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ना पहली सेल होता है, ना सेल होता है, ना ही सेलुलोज होता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उसके बाद देखो बच्चे, ए कैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द इंटीरियर पार्ट ऑफ स्पर्म, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो बाहर के साइड ऐसे कैप लाइक स्ट्रक्चर आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा है, उस कैप लाइक स्ट्रक्चर को जो स्पर्म के एंटीरियर पार्ट आगे के हिस्से की तरफ प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, टेल बोलते हैं या हेड बोलते हैं या एक्रोसोम बोलते हैं या नेक बोलते हैं, ठीक है। वो जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम एक्रोसोम का नाम देते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। और उसके साथ साथ क्या होते हैं? उसके साथ साथ उसमें होते हैं वही सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? इसका रोल है जी क्या, जब क्या कर रहा है हमारा स्पर्म ओवा के अंदर एंट्री ले रहा है, क्या कर रहा है? ओवा के अंदर एंट्री ले रहा है, तो उसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है, ऑब्वियस सी बात है। मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उस मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करना है। उस डिसोल्यूशन के अंदर रोल इस पूरे एक्रोसोम का है। किसका बच्चे? एक्रोसोम के अंदर जो मटेरियल है उसका है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसके अंदर? फर्टिलाइजेशन के अंदर, एक्रोसोम का। क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बच्चे? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोल सकते हैं क्या करता है? एटीपी प्रोडक्शन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। उसके अंदर भी 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर और एक आउटर। इनर जो होती है वो क्या होती है बच्चे? फोल्डेड होती है। आउटर जो होती है वो कर्व्ड शेप में होती है, राइट। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में ना जा करके हमें सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना है। न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हेड ऑफ स्पर्म में, नेक ऑफ स्पर्म में, मिडल पीस ऑफ स्पर्म में और टेल ऑफ स्पर्म में। जब आप मिडल पीस को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, किसके अंदर? स्पर्म के अंदर, तो वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ऐसे ऐसे माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो साथ में एटीपी प्रोडक्शन का रोल प्ले करते हैं। किसके अंदर? स्पर्म के अंदर, जिससे उसकी मोटिलिटी बनी रहे और उसके अंदर जो एनर्जी है वो इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी ए ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अबाउट डैश मिलियंस ऑफ स्पर्म। अब आपसे पूछा गया है नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए कितने स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है एक ह्यूमन मेल एक सिंगल टाइम इजैकुलेशन के टाइम पे? तो वो कितना वैल्यू होती है बच्चे? 200 से 300 मिलियन एक बार में वो क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एक सिंगल फर्टिलिटी के लिए। 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स वो एक बार में ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब बात आई जी सीमन। सीमन क्या है? एक्चुअल में सीमन एक कंबाइंड फॉर्म है। स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा की फॉर्म को हम क्या बोलते हैं?
अगर मैं बात करूं स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, और उसी के अंदर प्लस अगर मैं बात कर लेता हूँ फ्रक्टोज की, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। और वो स्पर्म किसका किसका स्क्रीशन है ये हमें बताना है जी, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, बिल्कुल ये तीनों आते ही आते हैं, तीनों का स्क्रीशन आता है उसके अंदर। सेकंड क्या है, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है जी, इसका भी स्क्रीशन आता है। थर्ड क्या है, एपिडिडमस एंड वास डिफरेंस, इनका भी आता है। अब फोर्थ क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एपिडिडमस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये बिल्कुल सही है। देखो तीनों ये भी सही थे, लेकिन एग्जैक्ट जो यहाँ पे आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो किसके ऊपर बेस्ड हैं, oogenesis के ऊपर। पार्ट किसका है, पार्ट उसी का है जी हमारा, गेमेटोजेनेसिस का ही, ठीक है। अब देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊगोनिया अंडरगो डिवीजन एंड एंटर्स इनटू, ऊगोनिया क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एंटर कर जाएंगे किस स्टेज के अंदर, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मेटाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 एंड फोर्थ वन इज टीलोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। जब आपने oogenesis को पढ़ना स्टार्ट किया होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा प्रोफेज ऑफ 1, प्रोफेज 1 जो होती है मियोसिस 1 की, उसके अंदर ऊगोनिया क्या कर जाते हैं, एंटर कर जाते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स लेफ्ट एट puberty is 60,000 only, 60 to 80,000 only, 80 to 1 lakh only, 20 to 30,000 only। देखो बच्चे क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स लेफ्ट एट पबर्टी, पबर्टी के टाइम पे कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स रह जाते हैं, 60,000, 60 से 80,000, 80,000 से 1 लाख, 20,000 से 30,000, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो आंसर जो निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, 60 से 80,000 जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वही मेच्योरिटी के टाइम पे रह जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, primary follicles when surrounded by more layers of granulosa cells and एथिका form into, जब एक प्राइमरी फॉलिकल्स के ऊपर ग्रेनुलोसा की लेयर हो जाती है, लाइक ये प्राइमरी फॉलिकल मान लेते हैं और उसके ऊपर क्या है, ग्रेनुलोसा लेयर्स बन जाती हैं और वो उसके एक लेयर बना लेते हैं, एक थिक्का बना लेते हैं, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल बन जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल बन जाता है, टर्सरी बन जाता है या प्राइमरी oocyte बन जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो वो बच्चे क्या बना देता है, सेकेंडरी फॉलिकल बना लेता है जी, क्या बना लेता है, सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइमरी oocyte completes its first meiotic division when it is in, प्राइमरी oocyte जो है वो क्या कर लेता है, अपनी फर्स्ट meiotic डिवीजन कंप्लीट कर लेता है, कब, जब वो प्राइमरी फॉलिकल स्टेज में है या सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज में है या टर्सरी में है या सेकेंडरी oocyte स्टेज में है। तो वो जब सेकेंडरी फॉलिकल की स्टेज में होता है तो वो अपनी फर्स्ट meiotic डिवीजन को कंप्लीट कर चुका होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड ए टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी आर फॉर्म्ड आफ्टर, देखो हैप्लॉइड तो क्या है, सेकेंडरी oocyte है, और फर्स्ट क्या बन रही है बच्चे, पोलर बॉडी बन रही है, कब, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद या फर्स्ट meiotic डिवीजन के बाद या फर्स्ट ए माइटोटिक डिवीजन के बाद या फिर फोर्थ है फर्स्ट बिफोर फर्स्ट meiotic डिवीजन। तो जो ऑप्शन यहाँ पे निकल के आता है जो वो क्या आता है, फर्स्ट meiotic डिवीजन, फर्स्ट meiotic डिवीजन के बाद क्या बन रहा है, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte भी बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी भी बन जाती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी oocyte इज इन्वेलप्ड बाय ए मेम्ब्रेन, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर का नाम क्या है, कोरोना रेडिएटा होता है, थिक्का होता है या जोना पेलोसुडा होता है या जर्मिनल एपिथेलियम होता है, ये हमसे पूछा जाता है। तो जो सेकेंडरी oocyte के बाहर जो लेयर होती है उसको हम जोना पेलोसुडा लेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोना पेलोसुडा। क्लियर। उसके बाद देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ओवुलेशन। अब ओवुलेशन क्या है, ओवुलेशन इज द डैश releasing of primary oocyte from ovary, releasing of secondary oocyte from ovary, releasing of tertiary oocyte from ovary, releasing of Graafian follicle।
आपसे ये पूछा गया है, जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, फिर सेकेंडरी था, फिर टर्सरी था, फिर ऐसे कैसे ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, राइट। तो जब सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होता है, क्या सेकेंडरी oocyte, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ओवुलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है जी। अब जो नेक्स्ट आता है वो हमारा क्या आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलो इसको भी आज वीडियो थोड़ा सा लंबा करते हैं, इसको भी हम कवर अप कर देते हैं, ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल इन, अब देखो रिप्रोडक्टिव साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंदर बोला जाता है, यानी कि स्पीसीज के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर, मंकी के अंदर, एप्स के अंदर, या सभी के अंदर? तो सब के अंदर इनको क्या बोला जाता है बच्चे, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। बाकी जो बच गए उनके अंदर इसको क्या बोलता है, ईस्ट्रस साइकिल, उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट्रस साइकिल। प्राइमेट्स के अंदर, नॉन प्राइमेट्स के अंदर इनका अलग अलग डिवीजन होता है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, मेनार्क बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल इंक्लूड्स follicular phase from 7 to 14 days, luteal phase from 10 to 14 days, menstrual phase from 10 to 16 days, both 1 and 2। तो देखो बच्चे, जो हमारा राइट आंसर निकलेगा वो क्या आएगा, फॉलिकुलर फेज फ्रॉम 7 to 14 डेज। बाकी जो है हमारी वो क्या है बच्चे, गलत स्टेटमेंट है, वो क्या है, गलत स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एट अबाउट 14th डे द हार्मोन्स राइज टू पीक लेवल आर। अब हमसे पूछा गया जी 14th डे यानी मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मिड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। हॉर्मोन्स राइज टू द पीक लेवल आर, हॉर्मोन्स जो पीक लेवल के ऊपर चले जाते हैं वो कौन से हैं, बोथ FSH एंड LH, सेकंड ओनली FSH, थर्ड ओनली LH, और फोर्थ ACTH, ठीक है। एड्रीनोकॉर्टिकोथायरॉइड हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपसे पूछा गया है। तो दोनों के दोनों हार्मोन, चाहे FSH की बात हो चाहे LH की बात हो, दोनों के दोनों अपने पीक के ऊपर पहुंच जाते हैं, कब बचे, 14th डे के ऊपर। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम देखेंगे वहाँ पे आपको उनकी हाईएस्ट लेवल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं वहाँ पे। ड्यूरिंग मिड साइकिल द रैपिड स्क्रीशन ऑफ LH रिजल्ट इन, मिड साइकिल के ऊपर वही बात है। अब रैपिड स्क्रीशन होता है किसका बच्चे, LH का, और उसको हम क्या बोलते हैं, LH सर्ज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, LH सर्ज। ये बड़ी टेक्निकल टर्म इंपॉर्टेंट है, आप राइट डाउन करके रख सकते हैं जी। तो उससे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, डेवलपमेंट ऑफ ओवगोनिया होगा, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल होगा, या फिर फॉर्मेशन ऑफ पोलर बॉडीज होगा। ये आपसे पूछा गया है, तो वहाँ से क्या होता है बच्चे, ओवुलेशन होता है। क्या होता है, ओवुलेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ग्राफियन फॉलिकल्स ट्रांसफॉर्म्स इनटू एंड येलो कलर्ड, ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, जब ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एक येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, किसके अंदर बच्चे, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर वो क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, और वहाँ से उस कॉर्पस ल्यूटियम से क्या निकल के आता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकल के आता है। क्या निकल के आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब वो स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही बात है जी ये तो, ठीक है, कि अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे चांसेस हैं प्रेगनेंसी के होने के, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, LH एंड FSH इंक्रीजेज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, बिल्कुल सही बात है, और जब 14th डे आता है तो वो बिल्कुल अपने पीक के ऊपर पहुँच चुके होते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही बात है, कॉर्पस ल्यूटियम टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है, क्योंकि वो क्या करता है बच्चे, वो हार्मोन्स को भी रिलीज करता है, ठीक है। मतलब वो एक डक्टलेस ग्लैंड का काम करता है। एस्ट्रोजन मेंटेन्स द एंडोमेट्रियम, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है जी, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन नहीं करके रखता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद देखो फिर क्वेश्चन नंबर आ गया जी हमारा 74, द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 50 ईयर्स इज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉपेज को हम क्या बोल देते हैं, मेनोपॉज। अब उसके बाद क्या है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इज नील,
उसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस क्या हो जाते हैं, नील हो जाते हैं। अब जो देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे वो किसके ऊपर आएंगे, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन के ऊपर। अभी हमने 2 टॉपिक्स को कवर किया, जिसके अंदर हमने किसको किसको कवर किया था, शाबाश। एक जो टॉपिक अभी हमने रिसेंट किया मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर, और दूसरा जो हमने किया बच्चे वो ऊगोनिया और इनके ऊपर oogenesis के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए, गैमेटोजेनेसिस के ऊपर हमने क्वेश्चन किए, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के ऊपर हमने क्वेश्चंस को किया। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप से तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और बायोबिट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज रहती हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमारे चैनल के ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विद अस, थैंक यू।